नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 का मैथ सॉल्व करेंगे। और आज हम चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एक्चुअली इसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन तीनों ही आ जाता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसमें एक ही चैप्टर में जो है ना पूरा का पूरा कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों हम लोगों का हो जाएगा। और इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में, वो सारा का सारा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 24 से लेके 46 तक है, और एक्सरसाइज में जो है वो 83 से लेके 106 तक है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन। द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और के इफ एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ के। कहते हैं एक्स पर कंटिन्यूअस है। तो जैसे ही बच्चों बोला कि ये एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स जो है वो एफ 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही बोला तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 वो एफ 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलो देखो ध्यान से कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें बस सॉल्व करना और तो कुछ करना नहीं है। इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स देखो हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाला जब 0 नहीं है, जब 0 नहीं है तो हमारे पास ये फंक्शन है। तो वो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स। जब एक्स 0 नहीं है इसीलिए टेंस टू 0 में इसको लेना है, और जब एफ 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है, बस इसको सॉल्व कर दो। तो एक्चुअली अगर ये हमारा फंक्शन है तो दोनों पर लिमिट लग जाएगा हमारा। यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा, के। तो थोड़ा देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, ये वाला चीज जो है ना ये पूरा का पूरा हमारा 1 हो गया है ना बच्चों। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 1। ये फॉर्मूला अपने को पता है, तो ये हो गया हमारा 1 और प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स, मतलब एक्स की जगह 0 डालेंगे तो कॉस 0, ये भी हो गया हमारा 1 और ये हो गया के। तो इस तरह से क्या पता चला, के का जो वैल्यू है वो हमारा 2। ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डिनोट्स, यहाँ पे बता भी दिया है कि ये जो डिनोट कर रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस एट। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी में, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, जितना भी इंटीग्रल पॉइंट होता है वहां डिसकंटिन्यूअस होता है। जितना भी इंटीग्रल पॉइंट होता है हर इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। स्टेप फंक्शन बोलते हैं ना, इंटीजर पर ये टूट जाती है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, हमेशा इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस। अगर इसका ग्राफ का बात करो तो देखो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ का बात करो तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। 0 से अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा -1 है, ये -2 है, -3 है, इस तरह से चल रहा है। ये 1 है, ये 2 है, इधर -1 है, इधर -2 है। तो देखो 0 से लेके 1 तक के लिए ऐसा बना, यहाँ 1 पर होलो रहता है, खाली रहता है। फिर 1 से 2 के लिए ऐसा बना, फिर 2 से 3 के लिए ऐसा बनता है। तो देखो जितना भी इंटीग्रल पॉइंट है ना, सब जगह ये ग्राफ टूट जाती है। तो हर इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो देखो 4 इंटीग्रल पॉइंट है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। -2 इंटीग्रल पॉइंट है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 1 इंटीग्रल पॉइंट है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इकलौता जो मेरा जो इंटीग्रल पॉइंट नहीं है वो है डी, और इसीलिए ये कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, डी पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 26 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा? तो देखो ये 1 बाय लीनियर के तरह का फंक्शन है, ये कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा? बहुत सिंपल बात है, कितने पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा ये चीज देखो। तो साफ साफ पता चल रहा है कि नीचे वाला चीज 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि देखो हमेशा एक बात जान लो कि अगर ये नीचे वाला चीज 0 हो गया तो फिर वो डिफाइंड ही नहीं होगा। और हमको पता है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0 होता है कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे 5 ले लो,
तो 5 हो गया, और 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5 होता है ना। तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा। तो कोई भी इंटीग्रल पॉइंट ले लोगे तो ये जीरो आ जाएगा तुम्हारा। तो कोई भी इंटीग्रल पॉइंट ले लोगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब x का वैल्यू अगर कोई भी इंटीग्रल पॉइंट ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा हमारे पास इंटीजर तो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इंटीजर थोड़ी 1 2 3 होता है, इंटीजर तो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, बहुत सारा, इतना होता है गिन नहीं पाएंगे। तो हमारा जो सही आंसर है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर बोलता है नंबर ऑफ पॉइंट्स, कहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो लाखों करोड़ों पॉइंट ऐसे हो जाएंगे जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाता है जितना भी इंटीग्रल पॉइंट है हर एक पर। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 10x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन सेट। किस सेट में एफ एक्स इक्वल टू 10x डिसकंटिन्यूअस है? अच्छा, 10x का याद है, 10x का अगर हम ग्राफ खींचे तो 10x का ग्राफ ऐसा है। तो देखना ध्यान से, 10x का ग्राफ खींचते हैं, देखो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ठीक है, और ये 2π। इसी तरह इधर से ले लो, -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π। और हमको पता है कि 10 क्या होता है, अगर एफ एक्स इक्वल टू 10x है तो 10x कहने का मतलब sin x बाई cos x है। ये sin x बाई cos x है, मतलब cos x कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो cos x कहाँ कहाँ जीरो होता है, cos π/2 पर जीरो होता है। तो π/2 पर हम एक लाइन खींच देंगे, इस पर कभी ग्राफ नहीं जाएगा। 3π/2 पर भी cos x जीरो होता है, यहाँ भी लाइन खींच देंगे तो यहाँ भी कभी ग्राफ नहीं जाएगा। -π/2 पर भी cos x जीरो होता है, तो यहाँ भी कभी ग्राफ नहीं जाएगा। और -3π/2 पर भी जीरो होता है, यहाँ भी कभी ग्राफ नहीं जाएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचें तो देखो ग्राफ इस टाइप का होता है इसका 10 का, ये इस टाइप का ऐसे यहाँ से चला और ये इस टाइप का चला। पढ़ा है 11th में सब लोगों ने पढ़ा ये ग्राफ, ठीक है, इस टाइप का हो गया। अभी यहाँ पर ऐसे चलेगा और फिर ऐसे चलेगा, ठीक है, इसी तरह से ये चलते ही चला जाता है हमेशा, पूरा हर जगह यही होगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि जितना भी इसका देखो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, जैसे π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये हमेशा क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। मतलब ग्राफ देखो यहाँ से उठा के पेन फिर यहाँ लाना पड़ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो n तो तुम्हारा सारा π/2 का मल्टीपल हो गया, 2n इवन आ गया। ये तुम्हारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ठीक है, ये तो पूरा ही n/2π, तो ये तो तुम्हारा सारा ही आ जाता है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा फंक्शन जो है 10x का वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि cos x, एफ एक्स इक्वल टू cos x, देन f is everywhere differentiable, f is everywhere continuous but not differentiable at n/π, f is everywhere continuous but not differentiable at 2n + 1 π/2 और ऐसा। तो सबसे पहले चलो cos x का ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद फिर मोड cos x का ग्राफ बना लेंगे, तब पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूअस है। तो चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले अगर ग्राफ की आपको थोड़ी मोड़ी नॉलेज है तो आप ये सब फंक्शन तुरंत निकाल सकते हैं, आपको देर नहीं होगा निकालने में, ठीक है, और एक्यूरेट आएगा, एकदम सही आएगा, गलत होने का चांस नहीं होगा। देखो 0 आ गया तुम्हारा, ये π/2 आ गया तुम्हारा, ये पाई आ गया, ये 3π/2 आ गया, ये 2π आ गया, ये 5π/2 आ गया ऐसा, और ये क्या है तुम्हारा -π/2 आ गया, ये -π आ गया, ये -3π/2 आ गया। इस टाइप का ये चलता ही जाता है। थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े हम लोग इसको लेके, तो यहाँ से -2π ऐसा, ये इन्फिनाइट तक चलता जाएगा। और ये ऊपर 1 है, नीचे -1 है, ठीक है। तो चलो हम ना cos का ग्राफ बनाते हैं पहले, एक बार देख लो। cos का ग्राफ cos 0 1 होता है, तो इसका ग्राफ एक्चुअली में इस टाइप से चलता है, और फिर यहाँ पर -1 होता है तो इस टाइप का ग्राफ चलता है। देखो यहाँ पर ये इस टाइप का ग्राफ चलता है, इस टाइप से चलेगा। और ये 11th में आप लोगों ने बनाया होगा, ये इस टाइप का ग्राफ चलता है, ठीक है।
ये इस टाइप का ग्राफ चलता है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ग्राफ खींचना भी सीख जाओगे। तो ये तो cos x का ग्राफ है। मॉड cos x बोलने का मतलब क्या होता है? मॉड cos x बोलने का मतलब होता है कि अच्छा देखो कंटिन्यूअस तो हर जगह हो गया। अच्छा मोड cos x बोलने का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वैल्यू। तो क्या देखोगे तुम यहाँ पर क्या अल्टरेशन हो जाएगा कि जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है ना, जो ये नेगेटिव वाला जो नीचे जा रहा है ना, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, एक्चुअली जैसे ही मोड लगेगा तो ये वाला वापस से ये ऐसे ही बन जाएगा, मतलब ये नीचे वाला वापस ऊपर आ जाएगा, है ना। तो जो वैल्यू नीचे था मॉड का वो वापस ऊपर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर से ये जो नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो अब जो मेरा ओरिजिनल ग्राफ आ रहा है मॉड एक्स का, किसका, ये रेड वाला हम ना कॉस मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। ये ऐसा थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है यहाँ पे, ये देखो ये इस टाइप से बन रहा है, ये इस टाइप से बन रहा है, ये देखो तुम्हारा इस टाइप से बन रहा है, ये तुम्हारा इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से, ये देखो ये ग्राफ बन गया लाल वाला। तो तुम क्या देखोगे, ये कभी टूट नहीं रहा है, तो कंटिन्यूअस तो है, ठीक है। और यहाँ देखो वर्टेक्स मिल रहा है तुम्हारा, इस पॉइंट पर देखोगे तुम लोग कि देखो इस पॉइंट पर वर्टेक्स मिल गया, 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 इस पॉइंट पर वर्टेक्स मिल गया। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, किस किस पॉइंट पर वर्टेक्स मिल रहा है, देखो तो -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, -3π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो हमारा जो ऑप्शन है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये वाला ऑप्शन जो हमारा है यहाँ पर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये ठीक है, हर जगह कंटिन्यूअस है। और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल हर जगह है, नॉट डिफरेंशिएबल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर वर्टेक्स निकल जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है ना, शार्प एज हो जा रहा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना वर्टेक्स निकल गया, है ना। जहां वर्टेक्स निकल गया तुम्हारा वहां पर फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो हमारा है 28 का वो सही है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शन f इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1 इज, बोल रहा है क्या कि कंटिन्यूअस एट 0 एज वेल एज 1, 0 पर भी कंटिन्यूअस है, 1 पर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअस एट 1 बट नॉट एट x इक्वल टू 0, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अच्छा चलो देखो अब इसको जरा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है क्या। चलो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाओगे, ग्राफ समझोगे तो बहुत ही फील आएगी कि हाँ क्यों हो रहा है ऐसा। तो चलो देखो ठीक है, जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं हम। अच्छा ग्राफ बनाने के पहले फंक्शन तोड़ लो एक बार, देखो यहाँ पर fx, अच्छा ऐसे, अच्छा बिना ग्राफ का भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखो इस बार बिना ग्राफ का सॉल्व करके दिखाते हैं कि fx इक्वल टू क्या है हमारे पास, ऐसा है mod x प्लस mod x माइनस 1, ऐसा आ गया तुम्हारा। तो इसको ना तोड़ो, इसका मॉडुलस से बाहर निकालो पहले। तो मॉडुलस से बाहर निकालने के लिए क्या हो गया, यहाँ पर इसका जीरोस, इसका जीरोस तो 0 आ गया, इसका 0 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 हिस्सा बना। पहला हिस्सा बना क्या कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो 0 से छोटी या 0 से बराबर ले लो, 0 से छोटी और बराबर ले लो। तो ये तो छोटी के लिए ये तो माइनस के साथ खुलेगा, ये किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस एक्स हो गया। प्लस 0 से छोटी के लिए ये भी निगेटिव है, तो ये भी माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस एक्स माइनस 1 आ गया। तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस 2x प्लस 1। जब 0 से छोटी था तो हमारे पास जो फंक्शन आया माइनस 2x प्लस 1, ऐसा आ गया, ठीक है बच्चों। तो चलो देख लो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा 0 से 1 के बीच में जब x कहाँ हो, 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में, तो ये तो x, इसके अंदर 0 से 1 का बीच का कोई भी नंबर डालो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये तो x आ गया। और प्लस 0 से 1 के बीच का नंबर यहाँ डालो तो ये निगेटिव आ जा रहा है, ठीक है। तो ये माइनस एक्स माइनस 1, तो x माइनस एक्स प्लस 1, तो ये कट के 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, 1 आ गया। अच्छा चलो देखो अब 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए जब x क्या हो, 1 से बड़ा हो, और या बराबर भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो जब 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x प्लस एक्स माइनस 1, तो ये आ रहा है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अच्छा चलो अब ये fx तो पूरी की पूरी आ गई हमारे पास। अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं। 0 पर बोला, 0 पर देखो अगर हम यहाँ पर फंक्शन x की जगह 0 डालते हैं तो 0 पर चेक करो, तो 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 0 पर वैल्यू 1 आ रहा है, और यहाँ भी 0 से पीछे के लिए 1 आ रहा है,
जीरो से आगे के लिए भी 1 आ रहा है और जीरो पर भी 1 आ रहा है ना, यहाँ पर रखेंगे तो जीरो पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी देखो जीरो पर 1 आ रहा है। इसका मतलब जीरो पर हमारा कंटिन्यूअस है, जीरो पर कंटिन्यूअस है, तो जीरो पर तुम्हारा कंटिन्यूअस हो गया। अब चलो 1 की बात करते हैं। 1 से छोटा के लिए फंक्शन मेरा 1 है, 1 से छोटा के लिए फंक्शन मेरा क्या है, 1 है। देखो 1 है, 1 से छोटा के लिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो 1 है, और 1 से बड़ा के लिए फंक्शन यहाँ पर 1 डालो तो 2 इंटू 1 2 और -1 तो 2 - 1 1, तो 0 से 1 से बड़ा के लिए भी 1 ही है हमारा, ठीक है, 1 से बड़ा के लिए भी 1 ही है, तो 1 पर भी हमारा कंटिन्यूअस है, तो 0 पर भी कंटिन्यूअस, 1 पर भी कंटिन्यूअस। ऑप्शन ए हमारा सही आ रहा है 29 का, ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए सही आ रहा है, ठीक है। अभी जरूरत ही नहीं पड़ी और आगे की चेक करने की, नहीं तो पूरा चीज यहाँ पर देख सकता है, हम लोग यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट भी देख करते, लेफ्ट हैंड के लिए ना 0 इसमें रख दिए, राइट हैंड के लिए ना 0 इसमें रख दिए, और उस पॉइंट के लिए बराबर है तो यहाँ पर 0 रख दिए, तो तीनों बराबर हो गया। उसी तरह 1 पर भी कर ली, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले अगर कभी भी मॉडुलस दिया हुआ रहे ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, सम ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन अपने में कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन अपने में कंटिन्यूअस होता है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ऐसे भी बता सकते थे कि ये तो हमेशा ही कंटिन्यूअस है, तो 0 और 1 पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, के निकालना है, 0 पर कंटिन्यूअस है, तो 0 पर कंटिन्यूअस है, फिर से वही बात, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(0) आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये क्या है तुम्हारा साइन 1/x, ठीक है, और इधर क्या आ रहा है, k आ रहा है। अब तुम देखो x टेंड्स टू 0 साइन 1/x है, तो ध्यान दो x के जगह 0, 0 तो होगा नहीं, 0 टेंड्स टू है, मतलब क्या हो जाएगा ना कि साइन 1 के नीचे 0 बहुत, 0 के बहुत नजदीक जाएंगे तो ये वाला नंबर बहुत बड़ा 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 होते चला जाएगा, और अपने को पता है कि साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में हमेशा जो है झूलते रहती है, हैंग करते रहती है, -1 के 1 के बीच में। तो के की जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच की वैल्यू आएगी, बट एग्जैक्ट क्या आएगी ये हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ जो भी ऑप्शन दिया हुआ है 8, 1, -1, ये सब कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा, हमारा नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 30 का नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 31 कह रहा है कि सेट ऑफ पॉइंट द फंक्शन दिस, ये क्या है तुम्हारा, x माइनस मॉडुलस x - 3 cos x इज डिफरेंशिएबल इज, ये डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे है, ये डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले ना इसका ना मोड खोलो। हम हमेशा बात करते हैं कि आप f(x) जब भी मॉडुलस देख लो तो मॉड से बाहर निकल लो, आप मॉड से बाहर फंक्शन को निकालो, फिर सॉल्व करो, बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो साफ बात है यहाँ पर ये कहाँ पर 0 हो रहा है, इसके बारे में मॉड के बारे में बात करो तो 3 पर 0 हो रहा है, तो 3 से छोटा के लिए निगेटिव आ रहा है, 3 से बड़ा के लिए पॉजिटिव आ रहा है, 3 से छोटा इसमें रखेंगे तो निगेटिव। तो हमारा जो f(x) आ रहा है, तो 3 से छोटा के लिए जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, मतलब निगेटिव आ रहा है, तो -x - 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 3 - x, और साथ में क्या है, cos x है, ठीक है। कब, जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो, या 3 से छोटी, बराबर भी किसी में ले सकते हो, बराबर लेने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी ले लो चाहे उसमें किसी एक में भी ले लो, कोई चलेगा। तो और 3 से बड़े के लिए तब तो मॉडुलस के अंदर का जो चीज है ऐसे ही आ जाएगा, x - 3 और ये cos x आ गया, ठीक है, और ये जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रही है। अब बात कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएबल की, तो डिफरेंशिएबल की बात करें तो बस इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकाल दो, अगर दोनों पॉइंट पर डिफरेंशिएशन सेम आ गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब निकालो, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक बार 3 - x को छोड़ रहे हैं, cos का माइनस साइन x हो गया, ठीक है, और प्लस cos को छोड़ रहे हैं और 3 - x का -1 हो गया। कब, जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो, और जब 3 से बड़ी हो तो x - 3 को छोड़ रहे हैं, और cos का क्या आ रहा है, माइनस साइन x आ रहा है, और प्लस cos x को छोड़ रहे हैं, और x का क्या आ रहा है, x - 3 का 1 आ रहा है, जब x की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 3 का। तो देखो क्या आ रहा है, एक्चुअली में हमारा जो यहाँ से आ जा रहा है वो आ रहा है, देखो ध्यान से, 3 से छोटी के लिए जो हमारी फंक्शन है -3 साइन x, माइनस प्लस x साइन x, और माइनस cos x, 3 से छोटी के लिए ये आ गई, और 3 से बड़ी के लिए देखो क्या है तुम्हारा, -x साइन x, माइनस प्लस 3 साइन x,
और प्लस कॉस एक्स, ये जब 3 से छोटी है और ये जब 3 से बड़ी या बराबर है। तो देखो 3 से छोटी के लिए ये फंक्शन है, तो 3 से छोटी के लिए जो भी डालोगे सबके लिए क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा। और इस पर भी क्या आ जाएगा, 3 से बड़ी के लिए भी हमेशा ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू डालो, x की वैल्यू -1 से 1 के, साइन x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में जाती है, cos की भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाती है। तो 3 से छोटे फंक्शन के लिए हमेशा ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। 3 से बड़े के लिए भी डिफरेंशिएबल होगा, बट 3 पर देखो अलग अलग, 3 पर एक अलग वैल्यू आ रहा है, 3 से छोटी के लिए अलग और 3 से बड़ी के लिए अलग आ रहा है। तो बस इकलौता पॉइंट 3 मिल गया जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेट ऑफ पॉइंट, तो यही, तो रियल नंबर में 3 छोड़ दो, तो इस ये बी हमारा सही आंसर है। तो 3 छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएबल है। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेक tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब कुछ और घबराने की बात नहीं है, ये dy/dx निकालने के लिए बोल रहा है ना, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो चलो इसको ना थोड़ा देर के लिए y मान लेते हैं। y क्या है हमारा, सेक, y है हमारा सेक और tan इनवर्स x, ऐसा है हमारा। ठीक है, तो इस tan को ना सेक में बदलो, तभी सेक इनवर्स x हम लोग जो है सेल्फ एडजस्टमेंट फार्मूला जो बोलते हैं वो लगा पाएंगे। तो चलो थोड़ा देर के लिए tan इनवर्स x को जो है ना हम लोग कुछ भी थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा जो क्या हो गया हमारा x आ गया, tan थीटा क्या आ गया, x आ गया। हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, हमेशा इस ट्रायंगल का यूज किया करो, इससे क्या होता है बहुत जल्दी सम बन जाता है। तो थीटा आ गया, तो tan थीटा क्या होता है, p/b, p है हमारा x और b है हमारा 1, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर, हाइपोटेनियस हो गया तुम्हारा 1 + x स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पर सेक थीटा का बात कर लें तो सेक थीटा क्या आता है, h/b, तो h क्या आ गया 1 + x स्क्वायर और b तो हमारा 1 है, तो छोड़ दो 1, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, सेक इनवर्स √1 + x स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो फाइनली y इक्वल टू अब हमारा आ रहा है सेक, और tan इनवर्स x को थीटा माने थे, थीटा आ गया हमारा सेक इनवर्स √1 + x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से y सेक इनवर्स x कितना आ गया, √1 + x स्क्वायर आ गया। अब चलो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx, तो रूट x का क्या होता है 1/2√x, तो यहाँ से आ गया 2√1 + x स्क्वायर इंटू, और 1 + x स्क्वायर का 1 का 0, x स्क्वायर का 2x हो गया, तो ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ रहा है तुम्हारा x/√1 + x स्क्वायर, x/√1 + x स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा 32। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब 33 पर। क्या है हमारा, u = sin इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर, एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट ही है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, भी क्या है, tan इनवर्स 2x/, तो ये भी कुछ नहीं, ये भी ब्रैकेट ही है। तो इस तरह से है। तो सिंपली बात देखो, ये u जो लिखा हुआ है ना बच्चों, u जो लिखा हुआ है sin इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। और भी देखो लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो सिंपल बात है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ये भी। अब अपने को du/dv चाहिए, तो चलो यहाँ से du/dx निकाल लो पहले, तो 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 + x स्क्वायर, और dv/dx निकाल लो, तो dv/dx हो गया 2 और tan इनवर्स x का 1/1 + x स्क्वायर हो गया। अब फाइनली du अगर हमको dv चाहिए, तो du/dv क्या आ जाएगा हमारा, du/dx, ये du/dx है, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा dv/dx है। तो du/dx क्या आ गया हमारा 2/1 + x स्क्वायर, और dv/dx भी आ गया 2/1 + x स्क्वायर। तो ये यहाँ से कट के कितना आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही आंसर है 33 का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो वैल्यू ऑफ सी, रॉल्स थ्योरम, fx = e⁻x sin x इन 0 से पाई, इन 0 से पाई, 0 से पाई में बोलता है रॉल्स थ्योरम का वैल्यू क्या होगा। अच्छा रॉल्स थ्योरम में अपने को पता है, देखो जब रॉल्स थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं तो हम लोगों को उसमें दिखाना पड़ता है फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए,
इसका जो वैल्यू है 0 और पाई जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो 0 और पाई दोनों पर ही क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होता है और उसका आंसर आता है। बट यहाँ पर सारा आंसर दिया हुआ है तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना हो तब क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है ना, बस यही होता है रोल्स थ्योरम में। और अगर इसमें से नन ऑफ दिस दिया होता तो फिर अपने को चेक करना होता है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बट यहाँ पर ऐसे भी पता चलता है कि ई का पावर एक्स अपने आप में क्या होता है, कंटिन्यूअस, साइन एक्स एक कंटिन्यूअस, तो दो कंटिन्यूअस का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, तो बट यहाँ पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस आप एफ डैश एक्स को जो है ना 0 से बड़ा कर लो, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर कर लो, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स को छोड़ो, साइन का आ गया कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ो, ई टू दी पावर एक्स का आ गया ई टू दी पावर एक्स। अब हम ये देखो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है हमारा, ई टू दी पावर एक्स कॉमन, ये आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और अगर इसको हम लोग 0 कर लें तो ई टू दी पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इधर आके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। और -1 तो, और ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x, और -1 10 में क्या होता है 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से पाई बोला, एक 0 से 180 के बीच में बोला, तो ये हो गया 10 135 डिग्री का मतलब 3π/4। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 3π/4, ऑप्शन डी हमारा 34 का सही है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैल्यू ऑफ सी मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, इस बार मीन वैल्यू थ्योरम का बोला है कि मीन वैल्यू थ्योरम का क्या होता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पता है क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दिखाना है, और वो जो रोल्स थ्योरम था उसमें क्या होता था, एफ डैश सी इक्वल टू 0, और इसमें क्या होता है कि एफ डैश सी जो है, एफ डैश एक्स जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, एफ डैश एक्स जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी। एफ बी कहने का मतलब F2 माइनस F1 बाई 2 - 1 के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। F2 अगर 2 का वैल्यू रखते हैं तो देखो ऊपर 2 का वैल्यू रखते हैं तो 2 - 2 0 हो जाएगा, -1 का वैल्यू रखते हैं तो क्या आ रहा है, 2 का वैल्यू रखे तो 0 आ गया ना। अब 1 का वैल्यू रखते हैं तो 1 × 1 - 2 तो -1 आ जाएगा, तो ये तो -1 आ गया। और यहाँ से देखो 2 - 1 1 आ रहा है, तो 1/1 तो फाइनली 1 आ गया। तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। अब चलो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स 1 होना चाहिए हमारा। तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है हमारा, एक्स को छोड़ो, या फिर इसको ऐसे ही कर दो ना, ऐसे x² - 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स तो क्या आ रहा है हमारा 2x - 2। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 2x - 2 = 1। तो 2x = क्या आ रहा है 1 + 2 आ रहा है, और x की वैल्यू क्या आ रहा है 3/2। तो x की वैल्यू 3/2, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर है 35 का। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी 3/2। एक्चुअली इसमें दो 3/2 दे दिया है, डी भी दिया है, ए भी 3/2 दिया है। तो फिर जो है आपको जो मन करे वो दे दो, ए भी हो सकता है, डी भी, दोनों एक ही आंसर है ना 3/2। एक्चुअली किसी एक में माइनस देना चाहिए था बट ऐसा दिया नहीं है, तो अब जो है चलो रहने दो, कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, कॉलम मैच द फॉलोइंग, कॉलम है। ठीक है, तो सबसे पहला बोल रहा है कि ये के पर कंटिन्यूअस है, तो इसके बारे में पता करते हैं। अच्छा, ये बाद में पता करेंगे, कॉलम का पहला रूल है, चलो ये लेंदी है, छोड़ो हटाओ। अब बोलता है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कहता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल, ऐसा नहीं, डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस होता है, बस कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है तो डिफरेंशिएबल है। तो बी का तो फॉल्स आ गया, बी का ऑप्शन ये आ गया। ठीक है बच्चों, एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 1 पॉइंट, सिंपल से दिख रही है, मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है, हर जगह मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है, हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। कंटिन्यूअस तो हर जगह हो गया, डिफरेंशिएबल भी हर जगह होता है एक्सेप्ट कहाँ पे, 0 पर छोड़कर। तो इसका जो सी का जो हमारा आंसर है, ये सी वाला जो है, सी वाला का तो आंसर आ गया ए। ठीक है, अब बोल रहे एफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज अ कंटिन्यूअस, बिल्कुल आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ ऐसा बन जाता है, ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, तो ये तो ट्रू है, तो ये ट्रू है, ये आ गया तुम्हारा बी।
अच्छा तब तो ये तो देखो बिना निकाले ही बच गया, हमारा सी आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे भी बना सकते हो जल्दी से कॉलम। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/log mod x इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होगा ये फंक्शन, साफ साफ बात है। अगर नीचे 1 है ऊपर तो नीचे की चीज को क्या होना नहीं चाहिए, पहला बात तो नीचे का चीज 0 नहीं होना चाहिए। 0 कहाँ कहाँ होगा, अगर x की वैल्यू 1 ले लो तो 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 लेंगे तो log 1 0 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस है तो x की वैल्यू -1 भी ले लो तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और एक और जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड, ये तो अनडिफाइंड हो गया, जहां फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे, है ना, जैसे x की वैल्यू 0 ले लो, आप x की वैल्यू 0 ले लो तो ये फंक्शन ही जो है ना ये 0 तो ये इनपुट ही नहीं लेता है, यहाँ पर ही log x ही डिफाइंड नहीं है। -1 1 पर 1/log mod x डिफाइंड नहीं है, बट x इक्वल टू 0 पर तो log mod x ही डिफाइंड नहीं है। तो ये 3 पॉइंट मिला, तो ये 3 पॉइंट पर फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड ही नहीं है, इसीलिए इस 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज हर जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका आंसर सही आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 37 का सही आंसर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है 38, फंक्शन जो है ना ए पर कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, देन ए शुड बी इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो दुनिया का हर जगह कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर देखो डाउटफुल पॉइंट, देखो 1 से बड़ा, x की वैल्यू जब 1 से बड़ा या बराबर है तो एक अलग फंक्शन है, और 1 से छोटा के लिए एक अलग फंक्शन है, और अगर कंटिन्यूअस है तो 1 पर भी कंटिन्यूअस होगा। अगर 1 पर कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, और ये बराबर हो जाएगा f1 के। ठीक है, तो 1 से छोटा के लिए देख लो बच्चों क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए फंक्शन है x प्लस 2। ठीक है, और फिर क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा के लिए देखो फंक्शन क्या है हमारा ax प्लस 1, और 1 के लिए भी वही है हमारा a इंटू 1 प्लस 1, तो a प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 प्लस 2, और यहाँ से आया a इंटू 1 प्लस 1, और यहाँ से भी a प्लस 1, तो एक्चुअली में a प्लस 1 इक्वल टू 3 आ रहा है, तो a का वैल्यू 2 आ रहा है बच्चों, a का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 39 कहता है डेरिवेटिव ऑफ log x बेस 10। अच्छा अपने को क्या पता है d/dx, एक्चुअली सब लोग याद करते हैं log x इक्वल टू 1/x, सच्चाई में यहाँ पर ये बेस e होता है। ठीक है, सब लोग तो log x इक्वल टू 1/x याद कर लेते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है log x बेस e का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। तो हमारे पास तो यहाँ पर अगर y का बात कर लो तो वो क्या log x बेस 10 है, तो ये 10 है, तो इसको सबसे पहले हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है log m बेस n, ये हम लोग लॉगरिदम में पढ़े हैं, ये log m हो जाता है बाय log n हो जाता है, और आपको जो बेस डालना है सेम बेस डाल दो, क्योंकि हमको जो भी फंक्शंस का हमको डिफरेंशिएशन आता है log का वो बेस e का आता है, तो यहाँ भी e डाल रहे हैं, यहाँ पर e डाल रहे हैं, तो एक्चुअली में इसको ना हम ऐसे डाल देते हैं log x बेस e बाय log 10 बेस e, तो 10 बेस ई तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो ये तो आ गया 1/log 10 बेस ई, और log x बेस ई का डिफरेंशिएशन आ गया 1/x। ठीक है, और चाहो तो इसका देखो इंटरचेंज थ्योरम भी लगा सकते हो, log m बेस n को क्या लिखते हैं 1/log n बेस m। अगर आपको जो है ना नंबर और बेस को आपस में इंटरचेंज करना है तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा log e बेस 10, e पावर नहीं है भाई, बेस है, e नंबर है, बेस 10 इंटू 1/x, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर आ गया तुम्हारा log e बेस 10 बाई x। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 40, अच्छा ये देखो, ये कुछ मिसप्रिंट है, ये कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट है ये। चलो देखो यहाँ पर y सेक इनवर्स रूट इतना, ये साइन इनवर्स। अच्छा इसको देख के याद आया ना कि अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों, अगर कॉस दोनों का इनपुट बराबर हो तो वो π/2 होता है, तो क्यों ना इस सेक को कॉस में बदल दें। तो जैसे ही ये कॉस इनवर्स करेंगे ये पलट जाएगा, ये आ जाएगा √x - 1 बाई √x + 1, और प्लस यहाँ से क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स √x - 1 बाई √x + 1। तो देखो ये साइन कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा, एक्चुअली में ये π/2 आ गया है ना। तो y जो हमारा π/2 है एक कांस्टेंट है,
तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आ गया तुम्हारा 0 आ गया। तो यहाँ जिसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। आंसर इसका क्या आ गया 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 कहता है क्या डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। सिंपल सा बात है, u मान लो साइन एक्स और v मान लो कॉस एक्स। ठीक है, अब दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया, u साइन एक्स का और v कॉस एक्स है। तो यहाँ से क्या करो du बाई डी एक्स निकाल लो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। यहाँ से dv बाई डी एक्स निकाल लो तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। और अगर हम लोग अब du बाई डी एक्स निकालें, du बाई dv निकालें तो ये आ जाएगा तुम्हारा du बाई डी एक्स अब बाई dv बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो du बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा कॉस एक्स आ गया और dv बाई डी एक्स क्या आ गया माइनस साइन एक्स आ गया। तो माइनस ले लो और कॉस बाय साइन क्या आ रहा है हमारा कॉट एक्स आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखो अब क्या कहता है, स्टेट वेदर द फंक्शंस आर ट्रू और फॉल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 42 to 46। अब ट्रू और फॉल्स क्या है, फॉर अ कंटिन्यूटी एट ए, अगर ए पर कंटिन्यूअस दिखाना है तो देखो ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, मतलब उस पॉइंट पर। तो बिल्कुल जी ये ट्रू है, यही तो डेफिनेशन होता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर तीनों फंक्शन बराबर होना चाहिए। तो ये तुम्हारा LHL हो गया, सॉरी RHL हो गया, ये तुम्हारा ये RHL हो गया, ये LHL हो गया और ये उस पॉइंट पर फंक्शन तीनों बराबर है। तो फंक्शन को क्या बोल देंगे हम लोग, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी के लिए ये होता है। चलो ठीक है, ये ट्रू हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉड x माइनस 1 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि जितनी भी मॉडुलस फंक्शन होती है वो हमेशा कंटिन्यूअस होती है, तो ये भी हमेशा कंटिन्यूअस हो जाएगी। तो ये भी ट्रू है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अ कंटिन्यूअस फंक्शन हैव सम पॉइंट वेयर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर भैया कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसके कुछ पॉइंट पर फंक्शन अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर कुछ पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर वहां पर तो हमारा ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो फिर तो ऐसे ही बोल देंगे कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो है कि कंटिन्यूअस का कुछ जो है कुछ पॉइंट पर जो है ना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। हर जगह एग्जिस्ट करना चाहिए तब जाके वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कहता है, मॉडुलस साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एवरी एक्स। कहता है मॉडुलस साइन एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अच्छा ऐसे भी देख लो भाई, इस चीज को समझ लो। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले मॉडुलस कॉस एक्स का बनाए थे ग्राफ, तो वो क्या कंटिन्यूअस तो हर जगह होता था बट डिफरेंशिएबल के लिए वर्टेक्स निकल गया था, है ना। उसी तरह साइन का भी जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो उसमें भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा। और छोटा सा साइन का ग्राफ बनाया, ठीक है, छोटा सा साइन का ग्राफ बनाया, साइन 0 0 ऐसे आता है और ये और उसके बाद ऐसे आता है। तो ये वाला जो पार्ट ऐसे आ रहा है ना, तो जैसे ही मॉड लगाएंगे वापस से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ वर्टेक्स मिल जाएगा और इस तरह लाखों करोड़ों बहुत जगह पॉइंट पर वर्टेक्स मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जैसा ही वर्टेक्स मिला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वर्टेक्स नहीं मिलना चाहिए, अगर वर्टेक्स मिल गया तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 कहता है कि कॉस मॉडुलस एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, मॉडुलस कहने का मतलब देखो अब कॉस का ग्राफ ऐसा बन रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी का बात कर रहे हैं तो कॉस का ग्राफ। अब एक्स की जगह कुछ भी डालो, आउटपुट एक्स जो देगा वो हमेशा पॉजिटिव देगा, मतलब ग्राफ हमेशा यहाँ से शुरू होगी। तो अगर ये मान लो 1 है तो यहाँ से ऐसा ग्राफ चलते जाएगा, ऐसा चलते जाएगा। तो देखो कहीं भी वर्टेक्स नहीं निकलेगा, इस तरह से चलेगा तो कहीं भी वर्टेक्स नहीं निकलेगा, ये हमेशा कंटिन्यूअस है। तो ये ट्रू है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा ट्रू है। वर्टेक्स निकल गया कहीं पर भी, ठीक है, तो वो क्या हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ट्रू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x और जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकंटिन्यूअस। तो अपने आप में एफ एक्स इक्वल्स टू 2x कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, और जी एक्स भी तुम्हारा क्या है
ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि ये अपने आप में क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और हम लोग क्या जानते हैं, सम जो दो फंक्शन का होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। डिफरेंस भी दो फंक्शन का कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस है ना। प्रोडक्ट भी दो फंक्शन का क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। बट ये जो क्वोशेंट होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है, बट इसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। क्या रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब एफ एक्स हमारा 0 ना हो पाए। और देखो तो तुम एफ एक्स क्या है तुम्हारा 2x, जब x का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लें तो एफ एक्स 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 0 पर हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो कौन सा, ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 0 पर हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी हमारा सही ऑप्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और कहां पर होगा, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 94, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस discontinuous at only 1 point, discontinuous at exactly 2 point, discontinuous at exactly 3 point, none of this। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, यहाँ पर देखो क्या है, ये क्या है। अच्छा, अब डिसकंटिन्यूअस करने का एक चीज और पता है, एक तो कंटिन्यूटी क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि ग्राफ अगर कभी ना टूटे तो फिर वो कंटिन्यूअस है। अच्छा, वहां भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है कि अगर जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, ठीक है, जहां पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड भी ना हो और उसके बारे में पूछे तो वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये क्या है तुम्हारा, अगर बात हम लोग करें यहाँ पर कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है तुम्हारा 4x माइनस एक्स क्यूब। चलो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे यहाँ से x निकाल लो, तो यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और देखो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा, ये 2 प्लस एक्स है और 2 माइनस एक्स है, और यहाँ पर x, और यहाँ भी देखो x 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी एक्चुअली में 2 प्लस एक्स है और 2 माइनस एक्स है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस चीज को काट सकते हैं, लेकिन कब काट सकते हैं, ध्यान देना, ये कब काट सकते हैं, जब x जो है वो -2 ना हो जाए, क्योंकि अगर -2 हो गया तो ये 0 हो जाएगा और 0 0 कभी कटेगा नहीं। दूसरा, इसको भी हम लोग काट सकते हैं, कब काट सकते हैं, जब x जो हमारा 2 ना हो, क्योंकि अगर 2 हो जाए तो ये फिर 0 0 हो जाएगा और कटेगा नहीं। तो अभी तक जो हमारा फंक्शन आया 1/x, और x क्या क्या नहीं होना चाहिए, -2 और 2 नहीं होना चाहिए। और अब देखो 1/x, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1/x, अगर x 0 हो जाएगा तो फिर से फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x जो है वो क्या होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया, तो यहाँ x पर 0 भी नहीं होना चाहिए। तो फाइनली क्या हो रहा है कि ये वाला जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x तो कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, बट किस किस पॉइंट को छोड़कर, x का 3 वैल्यू जो है -2, 2 और 0, तो एग्जैक्टली कितने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 3 पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस 2x - 1 sin x। इसी तरह का एक cos x वाला फंक्शन हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, सेम उसी तरह से हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, मॉडुलस 2x - 1 sin x। अब देखो इसको क्या करें, सबसे पहले तो हम बताए थे कि इसका ना मॉडुलस खोल लो, तो मॉडुलस खोलोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो 0 कब हो रहा है, x का वैल्यू अगर 1/2 है तो 0 हो रहा है, तो जब x का वैल्यू 1/2 हो जाए, 1/2 से छोटा हो जाए, 1/2 से छोटा हो जाए तो फंक्शन हो जाएगा माइनस के साथ आएगा, क्योंकि निगेटिव आ जाएगा, 2x - 1 sin x। और वही अगर x का वैल्यू 1/2 से बड़ा या बराबर हो जाए तो ये पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, 2x - 1 इंटू क्या आ गया तुम्हारा sin x आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, यहाँ पर कि अब इसको हम ना एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो f' आ रहा है, और देखते हैं अगर, क्योंकि और सब जगह तो कंटिन्यूअस हो गया, बस 1/2 जो हमारा है ना, 1/2 हमारा जो है एक डाउटफुल पॉइंट बच गया। तो अगर ये माइनस है, अब चलो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, 2x - 1 को छोड़ो, sin x का क्या हो गया हमारा cos x, प्लस sin x को छोड़ो, ठीक है, और 2x - 1 का हो गया 2, ऐसा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 1/2 आ रही है। दूसरा, अब देखो जब x की वैल्यू 1/2 से, तो 2x को छोड़ो, 2x + 1 को छोड़ो, साइन का क्या आ रहा है cos x आ रहा है, और sin x को छोड़ो तो कितना आ रहा है 2x आ रहा है, और ये x की वैल्यू जब 1/2 से बड़ी है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो है ना हमारा ये जो है हमारा पूरा माइनस था, तो ये एक निगेटिव नंबर, ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला जो वैल्यू आएगा
ऊपर वाला उसका जस्ट निगेटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला निगेटिव आ जाएगा तो दोनों बराबर नहीं हो पाया। किस पर? 1/2 पर बराबर नहीं हो पाया। और 1/2 के अलावा तो हर जगह ये क्या है तुम्हारा डिफरेंशिएबल है ही। ठीक है, क्योंकि 1/2 ही यहाँ पर सिर्फ एक डाउटफुल पॉइंट था। क्योंकि देखो हम लोगों को पता है, क्या पता है कि ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, sin x तुम्हारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और अगर ये मोड नहीं होता तो 2x - 1 भी क्या है तुम्हारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मॉड आ गया तो बस पता कर लेना था कि कहाँ पर हम लोगों को डाउट है। यहाँ पर तो डाउट 1/2 पर हो रहा था, तो 1/2 पर ना चेक करके अपने आप को देख लेना है क्या 1/2 पर दोनों जो है इसका लेफ्ट हैंड LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए हर जगह डिफरेंशिएबल है बट कितने पर? 1/2 पर छोड़कर। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 86 अभी देखो cot x fx इक्वल टू cot x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले 10x के बारे में पढ़ रहे थे, तो 10x का ग्राफ बना के देखे थे। इसी तरह cot x का भी ग्राफ बना के देख लो, तुमको पता चल जाएगा कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो देखो कहाँ पर डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये क्या है तुम्हारा 3π/2 है, ये क्या है तुम्हारा 2π है, और ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। इधर -π/2 है, इधर -π है, इधर -3π/2 है, और इधर -2π है। अब तुम देखो थोड़ा ध्यान से, cot x क्या होता है? fx अगर हमारे पास cot x है तो cot x होता है तुम्हारा cos x/sin x, और sin x कभी 0 नहीं होना चाहिए। और sin x 0 नहीं होने का मतलब क्या हो गया? साइन कहाँ 0 होता है? साइन 0 पर 0 होता है। साइन देखो अगर सर्कल बना लो तो साइन यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर 0 होता है। कहने का मतलब 0 पर, पाई पर, फिर आ जाओ 2π पर, फिर आ जाओ 3π पर, इस तरह। तो जहां जहां 0 होता है वहां पर लाइन खींच दो, क्योंकि वहां पर तो ग्राफ जाने वाला नहीं है। तो ये रहा तुम्हारा यहाँ पर कभी भी ग्राफ नहीं जाएगा, यहाँ पर कभी भी ग्राफ नहीं जाएगा। 2π पे नहीं जाएगा, पाई पे नहीं जाएगा, 0 पे नहीं जाएगा, फिर -π पर नहीं जाएगा, फिर -2π पर, ये -2π है तो -2π पर भी नहीं जाएगा। तो यही पता चल गया कि जब इस पर ग्राफ नहीं जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस हमेशा जो है 0π, ये 0 पर भी नहीं जाएगा ना, 0 पर भी हमारा नहीं जाएगा, ये यहाँ पर भी ग्राफ नहीं जाएगा कभी भी। तो ऐसे ही पता चल गया कि 0π 2π इस पर नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर तो ऐसे ही पता चल गया, ऑप्शन ए है nπ पर डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ अगर खींचना चाहो तो ऐसे खींच लो ग्राफ, कॉट का ग्राफ ऐसा चलता है ना, इस टाइप का ग्राफ चलता है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, तुम लोग अच्छे से बना लेना। इस टाइप का चलता है ये कॉट का ग्राफ। 11th में हम लोग बनाए थे ऐसा ग्राफ, मतलब कभी छुएगा नहीं इस लाइन को, है ना। तो इस टाइप का ये ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो साफ दिख रहा है कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है, nπ पर, 0π 2π 3π 4π -π -2π ऐसा। ऑप्शन ए जो हमारा है, ऑप्शन ए जो हमारा है वो हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब आ रहा है e टू दी पावर मॉडुलस x, e टू दी पावर मॉडुलस x का बात करते हैं। ठीक है, मॉडुलस x कहने का मतलब ये जान लो, फंक्शन देखो कंटिन्यूअस तो हमेशा होगा, क्योंकि e टू दी पावर मॉडुलस x है। x का कुछ भी वैल्यू दो, ये हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, कभी टूटेगा नहीं। तो कंटिन्यूअस तो है हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस तो है हमारा। अब डिफरेंशिएबल की बात आती है, तो चलो इसको थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो fx क्या था तुम्हारा, अच्छा देखो fx तुम्हारा e का पावर x है, तो x कब x 0 पर जो है ना 0 होता है। तो अगर हमको इसको पॉजिटिव चाहिए तो x का वैल्यू अगर हम लोग लेस देन 0 रखें तो e टू दी पावर क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। और ग्रेटर देन 0 रखें तो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखें तो e का पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका आप डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो e का पावर -x का डिफरेंशिएशन भी हमारा e का पावर -x होता है और इनटू -1 हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी, और x की वैल्यू जब 0 से बड़ी या बराबर आ जाएगी तो e की पावर x की x आ जाएगी। तो देखो साफ साफ पता चल रहा है कि ऊपर में ये 0 से छोटा के लिए जो वैल्यू आ रहा है हमारा, ये 0 से छोटा के लिए जो वैल्यू आ रहा है ये अलग वैल्यू आ रहा है, और 0 से बड़ा के लिए जो वैल्यू आ रहा है ये अलग वैल्यू आ रहा है ना। क्योंकि अगर मान लो 0 से छोटा के लिए जो, अगर मतलब 0 से जस्ट छोटा के लिए देखो कुछ
नेगेटिव टाइप का नंबर आएगा और 0 से जस्ट बड़ा के लिए क्या आएगा तुम्हारा, कुछ पॉजिटिव टाइप का नंबर आएगा। तो 0 पर जो है ना फंक्शन जो तुम्हारा है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ना डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 में क्या बोल रहा है, fx = x² sin 1/x, x not equal to 0, बोल रहा है x 0 नहीं है, then the value of the function at x = 0 so that function continuous। बोल रहा है कि f(x = 0) पर क्या फंक्शन होगा, वैल्यू होगा कि कंटिन्यूअस हो जाए। तो अगर कंटिन्यूअस है तुम्हारा तो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो है वो f0 के बराबर होना चाहिए, f0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये क्या है तुम्हारा x², यहां से देखो x² sin 1/x ये आ रहा है तुम्हारा, और ये तुम्हारा f0 है, ये क्या है तुम्हारा f0 है। ठीक है, अच्छा अब देखो x टेंड्स टू 0, सिंपल सा बात है कि अब ना डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, तो यहां से क्या आ रहा है x टेंड्स टू, अगर इसमें 0 लगाएंगे x टेंड्स टू 0 तो ये तो हमारा -1 से 1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो देगा नहीं, और साथ में यहाँ पे x² भी दिया हुआ है, इसमें x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये क्या है तुम्हारा f0 है, यहाँ से f0 है ना, 0 पर चेक करने के लिए बोला था तो f0 ही ले लो, यहाँ भी f0 ही ले लो, तो f0 है तुम्हारा ये। तो ये f0 जो है पूरा का पूरा 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 आ रहा है, तो f0 हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो तुम्हारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आंसर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव इसमें हैं, और इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो फिर आई थिंक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा। अब बोल रहा है क्या कि इफ fx इतना कंटिन्यूअस एट इतना, देन तब क्या बोल रहा है, m और n का वैल्यू बोल रहा है, ये सब जो भी बोल रहा है। कंटिन्यूअस एट क्या बोल रहा है तुम्हारा, π/2 पर कंटिन्यूअस है। चलो ठीक है, अगर π/2 पर कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx, ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx, और ये f π/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस π/2 से छोटा के लिए क्या है हमारे पास, mx + 1 है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस π/2 से बड़ा के लिए क्या है हमारे पास फंक्शन, π/2 से बड़ा के लिए sin x + n है, sin x + n है, और π/2 पर फिर वापस ही आ जाएगा, π/2 पर हो जाएगा f m π/2 + 1 ऐसा। तो यहां से अगर तुम देखोगे ध्यान से तो पहला वाले में रख दो, अरे टेंस टू π/2 माइनस का मतलब होता है कि π/2 पर जा रहा है माइनस साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का मतलब और कुछ नहीं होता है, मतलब अप्रोच कर रहा है माइनस साइड से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m × π/2, अब डायरेक्ट π/2 रख सकते हो अगर फंक्शन डिफाइंड है तो, डिफाइंड नहीं होगा तब फिर चेंज करने का काम था। यहाँ पर भी डायरेक्ट sin π/2 रख लेते हैं और प्लस n हो जाता है, और यहाँ पर m π/2 रख लेते हैं प्लस 1 हो जाता है। तो अभी देखो यहाँ से क्या हो रहा है, m π/2 + 1, और ये वाला भी सेम है तो दो बार लिखने का कोई फायदा नहीं, एक ही बार हो जाएगा, और sin π/2 कितना होता है 1 + n, तो यहाँ से 1 1 तो कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, ध्यान से देखो, यहाँ आ रहा है m π/2 = n, तो यहाँ से आ रहा है m π = 2n, या फिर n आ तो गया, यहीं से आ गया n = m π/2, n = m π/2 हमारा आ रहा है, n = m π/2। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है 89 का। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर fx = sin x है ना, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। अच्छा देखो, क्योंकि sin x है और sin x तो पूरा का पूरा रियल नंबर में इसका ग्राफ चलते जाता है, तो हमेशा मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस हर जगह होगा। अब बोल रहा है क्या कि ये डिफरेंशिएबल, पहला बोलता है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा देखो, sin x के बारे में हम बताए थे कि sin x कंटिन्यूअस तो हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, sin x का जो ग्राफ चलता था हमारा कंटिन्यूअस हर जगह है, ध्यान दो, और यहीं से पता कर लेंगे तुरंत हम लोग कि क्या होगा। 0 जैसे कि मान लो ये π/2 है, ये मान लो पाई है, ये मान लो 3π/2 है, और ये मान लो 2π है, ऐसा चल रहा है। इधर मान लो ये -π/2 है, ये मान लो
माइनस पाई है, यहाँ मान लो -3π/2 है, और इस तरह से चल रहा है, माइनस मान लो यहाँ -2π है, और ये मान लो 1 है, और ये मान लो -1 है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ ऐसा चलता है, sin 0 0 इस टाइप का चलता है ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ चलता है इसका साइन का, पढ़े हम लोग 11th में ये, तो ये इस टाइप का ग्राफ चलता है। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ चलता है। अच्छा देखो, कंटिन्यूअस तो हर जगह, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डिफरेंशिएबल का बात बताते हैं। जैसे ही हम लोगों ने मॉड लगाया तो जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो पट से ऊपर चला गया, मतलब ये जो नीचे ये वाला हिस्सा था ना, अब ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो तुम देखो अब जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है मॉड साइन एक्स का, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो तुम देखोगे कि हर यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, सब जगह ना हमको वर्टेक्स मिल गया, और वर्टेक्स मिल गया तो डिफरेंशिएबल नहीं। तो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? 0 पर, पाई पर, 2π पर, -π पर, -2π पर, मतलब n π पर, है ना, मतलब n π पर नॉट डिफरेंशिएबल है ये। तो ऑप्शन जो हमारा है बी सही ऑप्शन है। ठीक है, 90 नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो बी सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 91, अब क्या यहाँ पे ये तो बस डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ये यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट है, ये कुछ भी नहीं है, तो ब्रैकेट है पूरा। तो देखो y = log 1 - x² / 1 + x², तो इसको तो पहले तोड़ लो, log m/n है ना, तो log m/n का फॉर्मूला होता है log m 1 - x² और माइनस log n 1 + x²। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो dy/dx, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 1/log x का 1/1 - x² इंटू 2x -2x, -1/1 + x² इंटू, देखो यहाँ से इंटू 2x, ऐसा आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 2x, तो आप बाहर कॉमन निकाल सकते हो। अच्छा, माइनस दोनों में, यहाँ भी माइनस है, ठीक है, यहाँ भी ऑलरेडी माइनस ही आया है हमारा, तो -2x बाहर निकाल लो, तो क्या बच रहा है 1/1 - x² प्लस 1/1 + x²। ठीक है, ऐसा बच रहा है 1 + x²। तो इधर -2x रहने देते हैं और नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे का एलसीएम आया 1 - x² इंटू 1 + x², ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से आ रहा है 1 + x² और प्लस 1 - x²। तो यहाँ से x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर से क्या आ रहा है तुम्हारा -2x इंटू 2/a - b a + b, a² - b², x² का स्क्वायर x4 आ गया। तो यहाँ से कितना आ रहा है तुम्हारा -4x/1 - x का पावर 4, तो -4x/1 - x का पावर 4। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 92 पर। देखो क्या कह रहा है, y = क्या है तुम्हारा √sin x + y, तो dy/dx निकालना है। तो चलो देखो इसको यहाँ से ध्यान से देखो, y = क्या है हमारा √sin x और प्लस y, ऐसा है। अच्छा, इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो कहीं पे तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें dy/dx, इसको आप नंबर 1 ले लो, dy/dx कर लें, तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, तो 2 और √x फिर से क्या आ गया sin x + y। फिर अब रूट के अंदर का चीज को करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और प्लस y का हो जाएगा dy/dx। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, इस वाले चीज को, ये वाला जो चीज हमारा आ रहा है, ये वाला जो चीज हमारा आ रहा है, ये sin x √sin x + y, इसको तो हम लोग y लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो फट से इसको ना y लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 1/2y और यहाँ है तुम्हारे पास cos x + dy/dx। अच्छा, यहाँ पर क्या है तुम्हारा dy/dx, तो ये 2y को इधर लाके मल्टीप्लाई कर लो, तो 2y dy/dx। ठीक है बच्चों, 2y dy/dx ये आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है cos x और प्लस dy/dx। तो सारा dy/dx को एक साइड उठा के ले आते हैं हम लोग, तो इधर उठा के ले आओ, तो ये आ रहा है हमारा 2y dy/dx, ये dy/dx है हमारा, और माइनस dy/dx = क्या आ रहा है तुम्हारा cos x आ रहा है। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 2y - 1 और कॉमन आ गया dy/dx, और ये क्या है तुम्हारा cos x आ गया,
और इस तरह से dy बाई डी एक्स जो हमारा है वो है cos x बाई 2y माइनस 1। तो cos x बाई 2y माइनस 1, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, cos x बाई 2y माइनस 1। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 93 अब क्या बोल रहा है कि cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 को cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलो ठीक है, u मान लेते हैं हम लोग, क्या cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अपने आप में ये जो है, ये जो फंक्शन है तुम्हारा, है ना, ये तुम्हारा अपने आप में अगर देखोगे तो अच्छा पुट ही कर लेते हैं ऐसे। 2 cos इनवर्स x का ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, 2 cos इनवर्स x का फंक्शन है। तो ये 2 cos इनवर्स का फंक्शन है, और कैसे है तो ये पुट कर सकते हो, पुट कर लो, x इक्वल टू cos 2 थीटा, cos थीटा ले लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, cos इनवर्स x आ गया। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर, तो y इक्वल टू, सॉरी u है ना, u, तो u इक्वल टू क्या आया तुम्हारा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, cos इनवर्स और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा आ गया, और देखो यहाँ से 2 थीटा आ गया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका याद कर सकते थे। तो यहाँ आ रहा है 2 थीटा क्या है तुम्हारा, cos इनवर्स x, और ये u है, और अपने को चाहिए u है, और इस वाले चीज को भी मान लेते हैं, इसको u माने थे, इसको भी मान लेते हैं, और du बाई डी निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या है तुम्हारा, cos इनवर्स x है। ठीक है, तो यहाँ से du बाई डी एक्स निकालो, तो क्या आ रहा है 2 cos इनवर्स का क्या होता है, माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर ये dv बाई डी एक्स कर लो तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमको अगर du बाई डी चाहिए, है ना, क्योंकि इसका बोल रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी, तो du बाई डी एक्स निकाल लो, du बाई डी एक्स कर दो, और dv बाई डी एक्स कर लो, dv बाई डी एक्स कर लो। तो ये du बाई डी एक्स कितना आ रहा है तुम्हारा, माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर हमारा जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, आंसर जो हमारा 2 आ रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही है 93 का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमको क्या है, x दिया हुआ y, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो x इक्वल टू क्या है तुम्हारा, t स्क्वायर है। तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt क्या आ जाएगा, 2t। ठीक है, और y जो है हमारा वो t क्यूब है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dt इक्वल टू 3t स्क्वायर। अपने को चाहिए d2y बाई dx स्क्वायर, तो सबसे पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं हम लोग। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt, और नीचे dx है तो dx बाई dt, तो dy बाई dt है तुम्हारा 3t स्क्वायर, और dx बाई dt है हमारा 2t। तो यहाँ से एक t तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3 बाई 2t। अब ये है हमारा dy बाई dx, अपने को चाहिए फिर से डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो d2y बाई dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 बाई 2, और t का क्या हो गया, dt बाई dx, तो ये आ रहा है 3 बाई 2, और dt बाई dx, देखो यहाँ पे dx बाई dt क्या है 2t, और इसको उलट दो, dt बाई dx करेंगे तो 1 बाई 2t आ जाएगा, 1 बाई 2t। तो फाइनल आंसर आ रहा है 3 बाई 4t। ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो 94 का ऑप्शन बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 95 अभी देखो क्या करें, रॉल्स थ्योरम, सी का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ सी रॉल्स थ्योरम इतना इन इंटरवल 0 से √3। तो अपने को पता है कि रॉल्स थ्योरम में क्योंकि सब वैल्यू दिया हुआ ही है, नॉट एप्लीकेबल का तो बात ही नहीं होता है, तो बस अब डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करो, सी आता है ना सी, तो एफ डैश सी लिख दो, यहाँ पर चाहे एक्स लिख दो, एक ही बात, एक्स निकाल के बाद में सी पुट कर दो, तो एफ डैश एक्स 0 हो जाता है। ठीक है, एक के लिए एफ डैश एक्स 0, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर एफ एक्स इतना है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 1, कहने का मतलब एक बार 1 और एक बार माइनस 1, लेकिन हमको कहाँ से कहाँ के बीच में बोल रहा है, 0 से √3 के बीच में बोल रहा है, तो निगेटिव वाला तो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर मेरा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, 95 का 1 आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मीन वैल्यू थ्योरम बोल रहा है एफ एक्स ये दिया हुआ है 1 से 3 के बीच में, तो याद है मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, सी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एफ डैश एक्स जो होता है
वो एफ बी कहने का मतलब F3 माइनस F1 बाई 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम ना एफ डैश एक्स ही ले लेते हैं, यहाँ पर आप सी ले लो, तो सी ले लोगे तो सी निकल जाएगा, एक्स लोगे तो एक्स निकल जाएगा, तो कोई बात नहीं, एक्स निकाल के बाद में उसी को सी बोल देंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारा, एक्स का तो 1 हो गया, देखो यहाँ पे एक्स का 1 हो गया, और प्लस 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया। और F3 अगर लेते हैं तो F3 3 प्लस 1 बाय 3, F3 का बात यहाँ से कर लो, F3 ले लो तो 3 प्लस 1 बाय 3 तो 9 1 10 बाय 3 आ गया। और F1 का बात कर लो तो 1 प्लस 1 बाय 1 तो ये आ रहा है 2, तो ऊपर में आ रहा है 10 बाय 3 माइनस 2 और नीचे आ रहा है 2, ठीक है ऐसा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं और थोड़ा सा आसान बना लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 है 10 माइनस 6 बाई 2, तो ये आ रहा है ऊपर में 4 और नीचे 3 2 जा 6, ये 2 बाई 3 है। तो अभी देखो 1 और इधर से उठा के 2 बाई 3 इधर कर लेते हैं और 1 बाय एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया हमारा, इधर है तुम्हारा 1 माइनस 2 बाई 3 तो 1 बाई 3 आ रहा है और 1 बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 आ गया। तो एक्स का जो वैल्यू है वो है प्लस √3 और माइनस √3, कहाँ से कहाँ के बीच में बोला, 1 से 3 के बीच में बोला, तो निगेटिव तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, निगेटिव हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव वाला आएगा, √3 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है 96 का, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 97 देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट फेल्स टू द डिफरेंशिएबिलिटी एग्जैक्टली 2 पॉइंट। देखो इसका बच्चों सबसे इसमें अच्छी बात ये होती है कि अगर हम लोग अभी थोड़ा देर पहले एक बना रहे थे कि अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ले लें, तो ये सिर्फ क्या होता है, एक जगह क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, इसका ग्राफ जो बनता है वो सिर्फ एक जगह, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस होता है और एक जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ऐसे इस टाइप का। तो जितना बार भी मोड, अगर हमको 2 पॉइंट चाहिए तो 2 मॉडुलस फंक्शन ले लो, 2 पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूअस चाहिए तो 2 मॉडुलस ले लो, 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस चाहिए तो नॉट डिफरेंशिएबल चाहिए, 3 पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल चाहिए तो 3 मॉडुलस ले लो। तो हमेशा याद रखना, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन अपने आप में क्या होता है, एक पॉइंट पर एक मॉडुलस फंक्शन, एक पॉइंट पर क्या होता है, एक मॉडुलस फंक्शन लीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर है तो एक पॉइंट पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सिंपल बात, हमको 2 पॉइंट पर चाहिए तो 2 मॉडुलस ले लो, एक हम लोग ये ले लेते हैं और प्लस कर दो या माइनस कर दो, x प्लस 1 ले लो, प्लस कर दो तो भी ठीक, माइनस कर दो तो भी ठीक। तो ये 2 पॉइंट पर हमारा अगर प्लस कर दो तो भी ठीक, माइनस कर दो तो भी ठीक, दोनों चलेगा। तो ये हमारा 2 पॉइंट पर क्या हो जाएगा कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, बाद बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर 98 पर, ठीक है। देखो अभी क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो ये ना u मान लो एक्स स्क्वायर और v मान लो एक्स क्यूब, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, du बाई डी एक्स निकाल लो, तो ये आ रहा है 2x, यहाँ से dv बाई डी एक्स निकाल लो तो ये आ रहा है 3x स्क्वायर। अब अपने आप को du बाई डी एक्स dv निकालना है, तो ऊपर कर लो du बाई डी एक्स और नीचे कर लो dv बाई डी एक्स, तो ये आ गया 2x बाई 3x स्क्वायर, तो एक x कट गया, 2 बाई 3x आंसर आ रहा है, 2 बाई 3x, ठीक है बच्चों। तो 98 का आ गया 2 बाई 3x। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब 99। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट है, तो ये एफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, सिंपल बात है, एफ एक्स है मॉडुलस कॉस एक्स, ऐसा। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ लो, क्योंकि बोल रहा है क्या कि पाई बाय 4 पर, तो पाई बाय 4 पर एफ डैश पाई बाय 4 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ डैश पाई बाय 4 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास एक फंक्शन होता है एफ, अगर हम लोग को डी बाई डी एक्स करना हो मॉड एक्स, तो होता है वो क्या, एक्स बाई मॉड एक्स, ये होता है उसका डिफरेंशिएशन। तो यहां से भी हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको चाहते तो हम लोग अलग से भी कर सकते हैं, तो यहां से भी कर सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग एफ डैश एक्स करते हैं तो सबसे पहले मॉड वाला का कर लो, मॉड एक्स को तोड़ो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, मोड कॉस एक्स बाय मोड कॉस एक्स बाय मॉडुलस कॉट एक्स, ठीक है, और इनटू कॉट
मॉडुलस कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया ऐसा। तो कॉस एक्स का हम लोग को अगर एफ डैश पाई बाय 4 बोला है तो पाई बाय 4 बोला है तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 हो गया, और नीचे मॉडुलस के अंदर भी कॉस पाई बाय 4 हो गया, और यहाँ पर माइनस साइन पाई बाय 4 हो गया। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये और कुछ भी नहीं है, हमको बस ये साइन बताने वाला है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो कॉस पाई बाय 4 1/√2, और देखो कॉस का पाई बाय 4 1/√2 और मोड के अंदर में, तो ये पॉजिटिव है तो बाहर भी आएगा तो पॉजिटिव भी आएगा, तो ये बस प्लस माइनस साइन के लिए था, और माइनस साइन पाई बाय 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा, अच्छा माइनस साइन पाई बाय 4 का मतलब तो 1/√2 हो गया, तो ये यहाँ से कट गया, तो फाइनल आंसर आ रहा है -1/√2। तो ये हमारा जो आंसर होगा -1/√2, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर देखो एफ डैश पाई बाय 3 पर, तो यहाँ भी हम लोग वही चीज सेम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हम लोग कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस एक्स को कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय मॉडुलस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये तो मॉड एक्स का कर लिया। बस अंदर चलो, कॉस का क्या आ गया माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन का क्या आ गया कॉस एक्स। अब कितने पर करना है, एफ डैश पाई बाय 3 पर, तो कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3 ये ले लो, नीचे मॉडुलस के अंदर में कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3, और इधर क्या है तुम्हारा माइनस साइन पाई बाय 3 माइनस कॉस पाई बाय 3। बस ये तो साइन के लिए था इधर वाला, तो देख लो कॉस पाई बाय 3, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, माइनस साइन पाई बाय 3 क्या होता है, √3/2 होता है। तो सिंपल बात है, √3/2 जो है ना वो बड़ा नंबर है, और ये 1/2 जो है वो जो है ना छोटा नंबर है, मतलब ये अपने आप में नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा नीचे भी ले लेते हैं, तो ये आ गया तुम्हारा 1/2 माइनस √3/2, और यहाँ पर आ रहा है -1/2 साइन पाई बाय 3, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 माइनस कॉस पाई बाय 3 तो 1/2 आ जाएगा। अब देखो बहुत सिंपल सा बात है, देखो भाई ये ऊपर तो ये जो चीज है ना 1/2 मतलब छोटा नंबर है, और √3 का मतलब 1 से बड़ा बाय 2, तो ये वाला छोटा आ गया, ये वाला बड़ा आ गया, तो छोटा में बड़ा घटाओगे तो अपने आप में मोड के अंदर एक निगेटिव नंबर है, तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, तो -1/2 माइनस √3/2 ऐसा आ रहा है, ऊपर 1/2 माइनस √3/2 ऐसा आ रहा है, तो ये दोनों कट के तो -1 बच जाएगा, ठीक है। और इधर से माइनस कॉमन अगर निकाल लो, इधर का माइनस कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से आ रहा है 2 और ऊपर आ रहा है √3 - 1 मतलब +1, माइनस तो कॉमन आ गया। अब ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये √3 + 1/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, √3 + 1/2। तो 100 का ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर आ रहा है √3 + 1/2, ये तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं कि फॉर द कर्व √x + √y = 1, कहाँ पर, एट 1/4 1/4, ठीक है, ये तो ब्रैकेट है, 1/4 1/4 पर क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, और dy/dx निकालना है इसका, तो बहुत सिंपल निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, √x + √y = 1। अच्छा इसमें एक होशियारी बहुत दिखानी है कि बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 √x आ गया, और यहाँ पे 1/2 √y, और y का हो जाएगा dy/dx, और इधर आ गया 0। बहुत सिंपल बात है। अब इसको इधर उधर करने के बजाय, ठीक है, ऐसे भी देख लो, ये 2 और ये 2 दोनों का कॉमन है, इधर आके 0 आ जाएगा, तो 2 यहीं से काट देते हैं, हटाओ, 1/2 कॉमन लेके इधर करेंगे 0 आ जाएगा। तो अब देखो एक्चुअली में क्या बचा, ये 1/√2, और कहाँ पर dy/dx पूछ रहा है हमको, 1/4 1/4 पर, तो रूट के अंदर में 1/4 यहीं डाल दो, अब प्लस रूट के अंदर में 1/4 यहीं डाल दो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, dy/dx आ गया 0। तो एक्चुअली में ये 1/2 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, dy/dx = 0। तो यहां से देखो अब क्या आ रहा है तुम्हारा, ध्यान दो, 2 dy/dx = -2, तो ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो dy/dx जो है फाइनली हमारा -1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर जो है वो -1 हो गया, ठीक है। अब देखो 102 में देखो क्या है बच्चों, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल फॉर विच, अभी ट्रू फॉल्स बताना है अपने को, क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन f(x) = इतना इन 0 to 2।
अच्छा, अब बोल रहा है कि 0 से 2 में रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा, ये बता रहा है। तो सिंपल बात देखो, ऐसे ही दिख रहा है कि जितना भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो ऐसे ही 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे ही 1 डालोगे 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में तो 1 आता है, 0 से 2 के बीच में 1 आता है, 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है ये फंक्शन, तो ये यहाँ पर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये फॉल्स है हमारा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, f इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन D, f कंटिन्यूअस है, f क्या है तुम्हारा अपना डोमेन में कंटिन्यूअस है। देन मॉडुलस x इज कंटिन्यूअस, भैया अभी तुरंत देखे थे कंटिन्यूअस है, तो मॉडुलस x क्या करता है, निगेटिव वाले को सिर्फ क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। निगेटिव वाले को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो बहुत सिंपल बात है, निगेटिव वाले को जैसे कि मान लो थोड़ा देर के लिए बताए थे कि f(x) का ग्राफ जैसे कि मान लो ऐसा बन गया, तो ठीक है, तो मॉडुलस f का ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा। ऐसा थोड़ी है कि टूट गया, यहाँ से ऐसे बन रहा था नीचे, अब क्या हो रहा है ऐसे, लेकिन ग्राफ टूटा नहीं, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो गया तुम्हारा। ठीक है बच्चों, ये ट्रू हो गया तुम्हारा। चलो 104 पर देखो क्या है हमारा, द कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बिल्कुल सही है, 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन जो होता है ना वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब अगर f कंटिन्यूअस है, f कंटिन्यूअस है, g कंटिन्यूअस है, ठीक है, g कंटिन्यूअस है, तो इसका कंपोजिशन जो है FO GB वो भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। समझ में आया बात, 2 फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। ट्रिगोनोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका डोमेन अगर ले लो तो अपने डोमेन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता ही है, क्योंकि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनते हैं वो स्मूथ ग्राफ बनते हैं। जैसे साइन का ग्राफ बना रहे हो तो ऐसा ही बनेगा, कॉस का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही बनेगा, ठीक है। टेन का जो भी ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बनता है, इस टाइप का बनता है तुम्हारा, इस तरह करके, इस तरह जो भी बनता है वो सब स्मूथ ग्राफ बनता है, ठीक है। जो भी बनता है वो स्मूथ ग्राफ, मतलब क्या, कभी भी कर्व नहीं देता है। कर्व कहने का मतलब कभी भी वर्टेक्स नहीं देता है, ना तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वर्टेक्स देता है, ना ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कभी भी वर्टेक्स। वर्टेक्स कहने का मतलब इस टाइप का चीज कभी भी नहीं देता है कि एक वर्टेक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक वर्टेक्स मिलने के बाद क्या होता है ना, दो हमारे पास टेंजेंट बन जाता है। तो कभी भी तुम किसी एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट नहीं बना सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर। तो ये डिफरेंशिएबल होता है अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में, तो ये ट्रू है हमारा, ये हमारा ट्रू है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है f डॉट g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, f और g जो है वो कंटिन्यूअस है a पर, है ना। तो बोलता है देन f एंड g सेपरेटली कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। देखो भाई, अगर कहता है 2 फंक्शन का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, a पर, तो जरूरी नहीं है कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो, जरूरी नहीं है कि वो f भी कंटिन्यूअस हो, g भी कंटिन्यूअस हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यही अगर बोलता कि f और g कंटिन्यूअस है तब f इंटू जी कंटिन्यूअस हो जाता है उस पॉइंट पर, बट इसका उल्टा सही नहीं है। f और g कंटिन्यूअस, f डॉट g कंटिन्यूअस है हमारा, तो जरूरी नहीं होगा कि f और g हमारा कंटिन्यूअस हो। ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है, कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा जो है ये वाला स्टेटमेंट ये फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। तो ये था हमारा 106। तो बच्चों आज हम लोगों ने पूरी की पूरी जो है डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम्पलर में, वो सारा हम लोगों ने सॉल्व किया, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आया होगा, और एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे अगले एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है बच्चों।